Welcome to all students in my YouTube channel STM Classes यादव। आप सभी का मेरे केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो वीडियो डिलीवर करने जा रहे हैं ये कम्प्लीटली बेस्ड करता है क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के ऊपर। और आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा वेरी करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज से कुछ सालों पहले लोगों की ये सोच थी कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो दिखता कैसा है। तो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए समय पर थ्योरीज आई और उन थ्योरीज के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ और उन थ्योरीज के अंदर इम्प्रूवमेंट होते गए और नई थ्योरीज बनती गई। और बाद में इस स्टेज पर जा पहुँचे कि लोगों को ये महसूस होने लगा कि हाँ, एटम की कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो सकती। तो सबसे पहले एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो कोई और नहीं जे थॉमसन था। जे थॉमसन ने अपनी कुछ राय रखी लोगों के सामने ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एटम की स्ट्रक्चर क्या हो सकती। तो आज हम पढ़ेंगे कि जे थॉमसन के वो पॉइंट कौन कौन से थे जिसको एटम की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए लीडिंग रोल का काम किया। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल इस चैप्टर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो 3 मॉडल है। वो कौन कौन से मॉडल हैं जिसको आप क्लास 11th के इस चैप्टर में स्टडी करोगे, दैट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सेकंड इज रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थर्ड इज बोहर एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले जिसने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की वो था थॉमसन। तो स्टार्ट करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि थॉमसन के बाद वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस थी जिसके आधार पे वो एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट आप जानते हो कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे का टॉपिक का स्टडी किया था और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी। उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के आधार पे थॉमसन का मॉडल डिपेंड करता है। तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी जिनको हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिया था। तो वहाँ पे देखा कि एटम्स होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कैसा, पॉजिटिव। ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो एक ये इन्फॉर्मेशन भी थी थॉमसन के पास कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हमने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैथोड की तरफ से निकल करके एनोड की तरफ जा रहे थे।
अब इन दोनों इन्फॉर्मेशंस के आधार पे थॉमसन ने अपने माइंड के अंदर 3 टाइप्स के मॉडल सोच लिए थे। वो कौन कौन से हैं 3 मॉडल जो थॉमसन ने अपने माइंड के अंदर सेटअप कर रखे थे? तो डियर स्टूडेंट्स, हम उन पहले तीनों मॉडल्स के बारे में देखते हैं जिनके बारे में थॉमसन ने ऑलमोस्ट सोच ही लिया था। तो उसने पहला जो प्रोबेबल मॉडल अपनी माइंड के अंदर सेटअप किया वो ये था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो आपस में पेयर बनाकर रहते हैं, मतलब जोड़े बनाकर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपस में साथ साथ रहते हैं, जोड़ा बनाकर रहते हैं। यही उसका फर्स्ट प्रोबेबल मॉडल था जो उसके अंदर सेटअप कर रखा था अपने माइंड। क्या था भाई? ईच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वाज पेयर्ड विद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये एटम है, इसकी शेप सफ़ियर होती है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमने कर लिया था। और इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो पेयर बनाकर रहते हैं। ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होगा, नेगेटिव पार्टिकल कम। क्लियर? अब उसने जो सेकंड प्रोबेबल मॉडल जो सोच रखा था माइंड के अंदर, अब उसको भी देखते हैं। उसने सेकंड पॉइंट क्या सोच रखा था कि उसने सोचा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो होता है, बट जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है। ये था भाई। तो ये कहना चाह रहा है कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और उसके बाद और जो थर्ड प्रोबेबल मॉडल जो उसके माइंड में आया वो ये था कि कोई भी एटम होता है, अगर उसके अंदर ये मान लीजिए एटम है और इसकी शेप स्फीयर, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस प्रकार। तो बताया कि इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो स्पेस वैकेंट है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी रहता है। ये इस प्रकार से उन्होंने 3 मॉडल सोचे थे। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर फर्स्ट और थर्ड मॉडल के अंदर क्या डिफरेंस है? तो वही फर्स्ट के अंदर क्या था, वो जोड़े बना कर रहेगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रहेगा। और थर्ड में ये कहना चाह रहा है कि एटम है यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बट कहीं कहीं जहाँ पर स्पेस वैकेंट वहीं पर नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव नहीं। अब उन्होंने क्या किया, इन तीनों प्रोबेबल मॉडल में से एक प्रोबेबल मॉडल को डिसाइड किया और उसके आधार पे उसने अपना मॉडल तैयार किया जिसको बाद में जाना गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो वो कौन सा प्रोबेबल मॉडल था जो उसके लिए हेल्पफुल था? उसने थर्ड प्रोबेबल मॉडल डिसाइड किया। अब इसके आधार पे उसने अपनी थ्योरीज फॉरवर्ड की। वो क्या पोस्टुलेट था, आइए चेक करते हैं। थर्ड प्रोबेबल मॉडल यही कहना चाह रहा है कि कोई भी एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है और इनके बीच में अगर वैकेंट स्पेस है तो वहीं इक्वल अमाउंट के अंदर नेगेटिवली चार्ज, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिवली है। और इसका मतलब ये हुआ उसने अपने प्रोबेबल मॉडल से ये आइडियाज़ लोगों को देने की कोशिश की कि एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया।
अब लोगों की ये अवधारणा थी कि थॉमसन ने लोगों को इसको समझाने के लिए एक वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया और प्लम पुडिंग का एग्जाम्पल। तो वो क्या होता है वाटरमेलन? तो उन्होंने लोगों को बताया कि वाटरमेलन के अंदर जो आपका एडिबल रेड पार्ट होता है उसको उसने क्या कंसिडर किया, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज। अब उस रेड पार्ट के अंदर सीड्स लगे होते हैं और उन सीड्स को उसने क्या माना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखी। तो उन्होंने अपने इस मॉडल को दो से कंपैरिजन किया था, फर्स्ट वाटरमेलन मॉडल और दूसरा क्या भी प्लम पुडिंग मॉडल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये पुडिंग क्या होता है? बेटा प्लम पुडिंग एक तरफ से पुडिंग एक केक टाइप का स्वीट होता है, मीठा होता है, जिसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश लगे होते हैं, वो नेगेटिव, और उसकी जो पुडिंग होती है वो काम करती है पॉजिटिव। तो उसने बताया कि उसके बारे में जो उसने रखा कि जो एडिबल रेड पार्ट होता है वाटरमेलन, उसने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और जो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं रेड पार्ट के अंदर, उसको क्या कंसीडर किया, नेगेटिवली चार्ज पार्ट। अब उसने इस मॉडल को तैयार किया तो थॉमसन्स के एक स्टूडेंट ने जिसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसने अपने माइंड में कुछ ऐसी घटना फिट हो गई कि उसने अपने स्टूडेंट को एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा। रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स को, और रदरफोर्ड ने जो अपने दो स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने ये प्रूफ कर दिया कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है, जो ये कहना चाह रहा है कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है, उनके बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो बिल्कुल गलत है। तो लोगों ने कहा भाई किस आधार पे तू ये कह रहा है कि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल वो गलत है? तो रदरफोर्ड ने अपने गुरुजी से एक क्वेश्चन पूछा, गुरुजी आप ये बताइए जो आप पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इनमें ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपस में दोनों को कंबाइन रखता है? यदि आप इस फोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका मॉडल राइट है। तो भाई थॉमसन इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ऐसा कौन सा चार्ज पार्टिकल है कि इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है, इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो यही जो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करने के कारण बाद में यही पॉइंट थॉमसन की ड्रॉबैक अराइज हो गई, क्योंकि अगर वो फोर्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो दोनों को होल्ड्स रखता है, तो इसका मतलब वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा। अगर फोर्स ही नहीं है तो एटम स्टेबल कहाँ से होगा? कोई ना तो कोई फोर्स होना चाहिए जो एटम को स्टेबल रखे। तो यही जो पहला पॉइंट है आगे जा कर के थॉमसन्स की थ्योरी को गलत साबित किया। हाउ ए पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सो इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और थॉमसन ने बाद में ये भी डिसाइड नहीं किया कि अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किस प्रकार का बिहेवियर करता है, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और थॉमसन ने ये भी नहीं बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ पर होगी, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ। तो इनमें से कुछ एक ड्रॉबैक ऐसी थी जो उसके स्टूडेंट रदरफोर्ड ने दूर की, और कुछ एक ऐसी थी जो रदरफोर्ड इनमें से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो देखते हैं कि रदरफोर्ड ने कौन कौन सी लिमिटेशन थी जो थॉमसन की दूर की और कौन सी ऐसी थी जो वो दूर नहीं कर पाया। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रुदरफोर्ड ने थॉमसन्स की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए थॉमसन का सेकेंड प्रोबेबल मॉडल डिसाइड किया था। क्या था कि पॉजिटिवली चार्ज ऑक्यूपाई करता है एक एटम के अंदर और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व्स करते इस प्रकार से ये मॉडल डिसाइड किया था। अब उसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि थॉमसन ने कि वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। उसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया रेडियम का, और उससे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हीलियम का अल्फा पार्टिकल ले लिया और उस रेडियो एक्टिव सोर्स के अंदर उसने एक होल क्रिएट किया, और जैसे ही उसने उसके अंदर होल क्रिएट किया तो उससे कुछ रेज निकलने स्टार्ट, और उसमें ने उस रेज को स्लिट में से पास किया। स्लिट का काम था कि रेज के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल है उसको अपनी तरफ रख लेना और प्योर को पास कर देना। तो यहाँ पे उसने एक स्लिट लगाई और अल्फ़ा रेज को पास किया। फिर उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल के रास्ते के अंदर एक थिन गोल्ड फॉयल लगाई जिसका साइज बहुत छोटा था, कहने का 0.00004 सेंटीमीटर। अब जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकराई तो यहाँ पर उसने कुछ अलग ही बिहेव किया। लोगों को लगने भी लगा हाँ भाई यहाँ पे तो अल्फ़ा स्कैटरिंग कुछ अलग ही बिहेवियर कर रही। इन्हीं बिहेवियर के आधार पे लोगों को धीरे धीरे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि थॉमसन कहीं ना कहीं गलत है। तो क्या देखा लोगों ने कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो गोल्ड फॉयल में से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब बिना कोई डिफ्लेक्शन के, जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन से दिखाया इस प्रकार से मोस्टली, और देखा कि बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो डेविएट हो गई। मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 में से ओनली 40, ये जिस प्रकार से मैंने रेड लाइट दिखा रखी, वो डिफ्लेक्ट हो गई, और उनमें से वेरी वेरी स्मॉल अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब ना के बराबर, वो डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि मैंने ये दिखा रखे। तो कुछ तो अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चली गई, उनमें से बहुत कम ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई स्मॉल एंगल से, और ना के बराबर इतनी थी कि जो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल से डेविएट हो। इट मीन्स 8000 में से कोई एक या दो रे ऐसी होंगी जो डिफ्लेक्ट होगी वापस ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब सीधे लोगों का ये क्वेश्चन था रुदरफोर्ड से, भाई क्या रीज़न है कि आप कह रहे हो कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधी जा रही हैं आपके एक्सपेरिमेंट से, कुछ मोर देन 1 डिग्री एंगल से डेविएट हो रही हैं, और कुछ ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएट हो रही हैं। तो लोगों ने इस बात को रुदरफोर्ड से जानना चाहा। तो रुदरफोर्ड ने अपने 3 ऑब्जर्वेशन अपने एक्सपेरिमेंट से प्राप्त कर लिए थे। तो वो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे जिनको रुदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल से पहले सोच लिए थे? क्या था उसमें? पहला ये था कि मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब 100 में से 99.9% है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये तो उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी देख लिया था इसमें, बिल्कुल राइट। और उनमें से कुछ एक ऐसी भी अल्फ़ा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते थे, इट मीन्स मोर देन 1 डिग्री,
और बहुत बहुत कम मतलब ना के बराबर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे भी थे जो वापस रिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब वो गोल्ड फॉइल में से पास ही नहीं हो रहे थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने लोगों के सामने विद प्रूफ एक्सप्लेन करना था, तभी वो समझ पाते कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल बिल्कुल गलत है। तो चलते हैं कि क्या कंक्लूजन निकाला थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को गलत साबित कर। उन्होंने पहला कंक्लूजन ये निकाला कि उसने कहा भाई आपने देख लिया कि मेरे मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट लाइन में, सीधे स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बिना कोई डिफ्लेक्शन की। तो रुदरफोर्ड ने लोगों को ये बताया कि एटम होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। क्या है भाई? तभी तो वो स्ट्रेट लाइन में गई, मतलब कुछ ही पार्ट ऐसा है एटम का जो भरा हुआ, और मोस्टली पार्ट क्या है एटम का? वैकेंट। तो यहाँ पर लोगों ने उसको ये स्टैंप लगा दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी तो अगर कोई एटम खाली होता तभी तो रे गई हैं, अगर वो भरा हुआ है तो उसमें रे ही पास नहीं होते। तो यहाँ तक लोगों ने इस कंक्लूजन को भी एक्सेप्ट कर लिया। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू मेटल foil undeflected. It means there must be very large empty space within atom. बिल्कुल राइट। अब लोगों को दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था रुदरफोर्ड से कि आपकी कुछ रेज ही क्या है कि वो 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो रही है, कुछ ही। तो क्वेश्चन मार्क को एक्सप्लेन करने के लिए रुदरफोर्ड ने इस पॉइंट को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि मैंने ये साबित कराया ही है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं अपने ओरिजिनल पाथ से सिर्फ मॉडरेट एंगल से। इट मीन्स मोर देन 1 डिग्री एंगल। तो अब लोगों ने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किया, तो हमें रीज़न के साथ एक्सप्लेन की। अब उन्होंने कहा मैंने अभी बताया था कि एटम का मोस्टली पार्ट तो वैकेंट होता है। अगर मोस्टली पार्ट इस प्रकार से एटम है और उसमें कुछ एक जगह ही पॉजिटिव चार्ज है, मोस्टली तो वैकेंट। ये देखो ये वैकेंट दिखा रखी, तो जो रेज इसमें से पास होगी मोस्टली वैकेंट में से, वो तो स्ट्रेट चली जाएंगी। बट एटम का जो स्पेस है कुछ ही तो पार्ट ऐसा है जो फील्ड है, और जब उसमें से रे टकराएगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट वाज द whole of positive charge is considered and space occupied by positive charge is very small. तो यहाँ तक भी लोगों ने हंसते हंसते हुए रुदरफोर्ड की इस कंक्लूजन को भी एक्सेप्ट करा दिया और स्टैंप लगा दिया, जी आप यहाँ तक भी सही। अब रुदरफोर्ड के सामने जो एक ही परेशानी थी, वो अब उसको तो एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो डाल्टन ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। क्या थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे बहुत कम, ना के बराबर 8000 में से 1 या 2, वो वापस क्यों आ रहे। तो उन्होंने बताया कि एटम होता वो हार्ड सफ़ियर होता है। अब किसी चीज़ जो हार्ड है उससे कोई टकराएगी तो वो वापस ही तो आएगी या उसमें पास होगी। तो लोग इस बात को भी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हुए कि व्हेन अल्फा पार्टिकल कम क्लोजर टू दिस पॉइंट दे सफर फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डेविएट देयर पाथ। ये बेटा सेकंड पॉइंट का ही मॉडिफिकेशन। अब जो बहुत कम रे वापस आई थी उसका क्या रीज़न था कि न्यूक्लियस है वो रिजिड है, हार्ड। अब लोगों को
ये सारे कंक्लूजन उसने एक चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन की। तो देखो बेटा, पहली जो रेज है मेरी, ये यहाँ पर मैंने क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने वो सीधी रे पॉजिटिव चार्ज से टकराई, नहीं मतलब पॉजिटिव चार्ज से नहीं टकराई, वो मेटल की हार्ड सफियर से टकराई, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई। देखो ये दिखा। और जब वो अल्फा पार्टिकल एटम के, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज के जस्ट नीचे वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस में से गई तो वो डायरेक्ट निकल गई। अब उसने क्या किया कि जैसे ही मेटल के अंदर कोई रे गई और उससे वो टकराई, मतलब पॉजिटिव चार्ज से, तो वो मोर देन 1 डिग्री एंगल से डेविएट हो। इसका मतलब देख रहे हो आप, ये भी वैकेंट स्पेस से जा रही नीचे की तरफ। देखो मैंने यहाँ वैकेंट में से पास कर रखा है बेटा, ये हार्ड सफियर से टकरा के दिखा रखा है मैंने, और इसी प्रकार से ये डायग्राम मैंने दिखाया। तो यहाँ तक लोगों ने पूछा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, तो रुदरफोर्ड ने कहा कि थॉमसन ने तो कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पास पास है वो एक जगह पे। तो उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन हो वो स्टैटिक है, रेस्ट में। इलेक्ट्रॉन तो लगातार मूव कर रहा है। और वो कैसे, देखो यहाँ पे मैंने अल्फा पार्टिकल पास किया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 हीलियम पॉजिटिव, हीलियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो वो रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो ऑब्वियसली है कि वो क्या होगा, अपने रास्ते से डेविएट होगा। क्लियर। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मोशन में नहीं है, वो सर्कुलर मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व कर रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है तो वो धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है रिपेल की वजह से। अगर रिपेल की वजह से है तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने, अगर वो स्टैटिक में होता, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक जगह पे, अगर स्टैटिक होता तो ये क्या करता, इसको अट्रैक्ट कर लेता, और अट्रैक्ट कर लेता तो इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाता और जो एटम है वो कोलैप्स्ड हो जाता। मतलब एक जगह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जगह पे कंटिन्यू, बट रिपल्सन की वजह से वो दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिवली, 2 हीलियम 4 हीलियम के ऊपर पॉजिटिव कंसिडर होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हम रेस्ट पोजीशन में नहीं कह सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक चेक कर लिया कि रुदरफोर्ड ने, जो थॉमसन का स्टूडेंट था, उसने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को गलत साबित कर दिया। हाँ, थॉमसन की अगर सोच नहीं होती एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, तो शायद ही आगे ये डिस्कवरी हो पाती। हम कह सकते हैं कि थॉमसन ही वो साइंटिस्ट था जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की डिस्कवरी की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ थॉमसन्स के पोस्टुलेट और उसकी ड्राबैक की स्टडी की, और उसकी कुछ एक ड्राबैक थी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और फॉर एग्जांपल जो थॉमसन का थर्ड प्रोबेबल मॉडल था उसको दूर किया। तो यहाँ पर आपको देख लिया कि एक लिमिटेशन बच गई जो उसको एक्सप्लेन नहीं करा था, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। आप कह रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ वैकेंट स्पेस है तो वहाँ से गुजर जाती है, कुछ कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कम स्पेस में तो उससे टकरा जाती है, कुछ कहते हैं हार्ड स्पेस। इसका मतलब न्यूक्लियस के बारे में आपकी एक्यूरेसी है वो राइट नहीं है। पॉजिटिव चार्ज तो बता रहे, पर वो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे, एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे उसकी, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ ही दिनों के बाद एक नया लेक्चर डिलीवर करूँगा,
जिसमें लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट का जन्म हो चुका था, दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ही एटॉमिक मॉडल ऐसा होगा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बताएगा एटम की। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखते रहिए। यदि आपको कुछ भी पॉइंट इसके अंदर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मैसेज कॉल्स ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9416888894। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स, हेलो।